नमस्कार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के टीएसएमजेसी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं कला संकाय विभाग अध्यक्ष एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी। आप किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं एवं विश्व के अनेक राष्ट्रों में व्याख्यान एवं अध्यापन कार्य कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। जी। सर, हाल ही समय में अब 15 से 17 फरवरी के मध्य 12वां हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है। इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदी की वैश्विकता पर आप क्या सोचते हैं और आप स्वयं इसमें भाग ले रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? जी, धन्यवाद। विश्व हिंदी सम्मेलन भारतवर्ष के परंपरा में अब ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, जो 15 से 17 फरवरी तक आयोजित हो रहा है, फिजी में। इससे पहले हमारा जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, वो 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ था, नागपुर में। और उसके बाद ये पोर्ट लुई में, नई दिल्ली में, पोर्ट ऑफ स्पेन में, लंदन में, पामारिबो में, न्यूयॉर्क में, जोहान्सबर्ग में, भोपाल में और मॉरिशस में, तमाम जगहों पर हुआ। अब इस बार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से ये कार्यक्रम फिजी में आयोजित किया जा रहा है। तो हिंदी एक तरह से दुनिया में कैसे पहुंच रही है, इसमें विश्व हिंदी सम्मेलनों का बड़ा योगदान है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आयोजन होते हैं, उनमें भारत के लोग और भारत से विदेशों में रहने वाले लोग जो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर जुड़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार में, शिक्षण में, अनुवाद में, उसमें कहाँ-कहाँ काम करना चाहिए और किस रूप में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक और बात है कि राजभाषा हिंदी जो है, उसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे व्यापक हो, इसकी भी काफ़ी चर्चा उसमें होती है। विश्व हिंदी सम्मेलनों की परंपरा में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे विदेश मंत्रालय के लोग, हमारे तमाम वरिष्ठ साहित्यकार और अनेक देशों में कार्य कर रहे हिंदी के प्रवासी लेखक और स्थानीय जो देश है, जो भी आयोजक देश है, उसकी संस्थाएँ जुड़ती हैं और एक बड़ा व्यापक विचार विमर्श का मंच है ये। जी बिल्कुल सर, मैं दूसरा सवाल आपसे है कि साहित्य और सिनेमा विश्व में हिंदी को किस प्रकार प्रसारित कर रहा है एवं प्रचारित कर रहा है? विश्व के अनेक राष्ट्रों में अब हिंदी पढ़ाई जाने लगी है, तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? और सिनेमा की बात जहाँ तक है कि भारत में जो लिखा जा रहा है वो दुनिया में एक तो अनुवाद के माध्यम से पहुँच रहा है, एक सीधे भाषा के तौर पर। अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करें तो तमाम भारतीय भाषाओं में, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो यूरोप से लेकर के अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम देशों के अलावा अगर हम पूर्वी एशिया के देशों में कहें, ऑस्ट्रेलिया में कहें, अफ्रीका में कहें, सभी जगहों पर इस समय साहित्य और सिनेमा पहुँच रहा है। सिनेमा ने ये ज़रूर किया कि एक दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण उन लोगों तक भी इसकी पहुँच हुई जो सीधे-सीधे पढ़ लिख नहीं सकते थे हिंदी। जैसे विदेशों में बहुत सारे लोग हिंदी के गीत गुनगुनाते हैं, उनको नहीं पता उसका अर्थ क्या है, लेकिन उसकी संगीत की लय से, उसके जो नृत्य है उससे वो जुड़ते हैं। इसी प्रकार टेलीविज़न का जो माध्यम आया उसने हिंदी को बहुत व्यापक तौर पर आगे पहुँचाया है। तो आज के दिन अगर ये हम कहें कि सिनेमा और साहित्य का क्या योगदान है, दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में, क्योंकि प्रवासी देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, इस समय हिंदी में पर्याप्त लेखन कर रहे हैं। एक तो उनका हो रहा है पुस्तकों के रूप में प्रकाशन और दूसरा ऑनलाइन जितनी वेबसाइट्स हैं, पत्रिकाएँ हैं और लाखों-लाखों की संख्या में पेज लिखे जा रहे हैं प्रतिमाह, जो हमारे इस पर सोशल मीडिया पर हैं, वो सब उसमें विदेशी लोगों का पर्याप्त योगदान है। तो इसलिए आज के दिन मीडिया ने सभी रूपों में, अगर उसमें अगर रेडियो में, टेलीविज़न में, फ़िल्मों में और ये सोशल मीडिया में, सभी माध्यमों से हिंदी का प्रचार-प्रसार किया है। आपने हिंदी के प्रसार-प्रसार के विषय में बताया। हिंदी को पर्यटन कितना प्रभावित कर रहा है? विश्व के लोग पर्यटन करने भारत में आते हैं, भारत से लोग विश्व में जाते हैं, तो हिंदी किस प्रकार एक प्रभावी भाषा के रूप में हमारे सामने नज़र आती है? असल में दुनिया में 2 तरह से हिंदी का प्रचार इसमें होता है। एक तो भारत के लोग बाहर जाते हैं। जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड में था तो वहाँ जो युंगफ्राउ एक सबसे ऊँची चोटी है यूरोप की, अ, वहाँ भारतीयों से भरी हुई अंतिम ट्रेन जब मैंने देखी, वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग भारतीय और इस महाद्वीप के लोग थे, जब हिंदी बोलते हुए मुझे लोग वहाँ दिखे। इसी प्रकार जब चीन और बाकी देशों में और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया सभी जगह जाने का अवसर मिला, उन सब जगहों पे मैंने देखा कि अब भाषा तो पहले से पहुँची, क्योंकि वाक्य के तौर पर, शब्द के तौर पर लोग बोलते ही हैं। लेकिन अब लिपि के तौर पर भी देवनागरी की लिपि में लिखे हुए संकेत, चिन्ह, वहाँ के स्थानीय नाम,
अनेक देशों में एयरपोर्ट्स पर आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखाई देने लगता है। क्योंकि भारत का पर्यटक जाता है तो उसको अपने देश का नाम अपनी भाषा में लिखा हुआ देखकर खुशी महसूस होती है। और ऐसे ही विदेशी लोग जब भारत आते हैं, मैं जब स्विट्ज़रलैंड में था तो मैंने वहाँ एक क्लास चलाई थी, जो हमारी सामान्य कक्षा के अलावा थी, लंच क्लास। तो जो लोग मुझसे उसमें जुड़ते थे वो भारत पर्यटन करने आना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको सामान्य वाक्य कुछ सीखने चाहिए, जो आप टैक्सी ड्राइवर से बात कर सकते हैं, आप होटल मालिक से बात कर सकते हैं, आप वो रेस्टोरेंट में जाके बात कर सकते हैं। आप स्थानीय नागरिकों से मिलते-जुलते हुए कुछ अभिवादन के, कुछ धन्यवाद के, कुछ ऐसे संकेत अगर सीख लेते हैं, तो आपको भारतीयों से जुड़ने का ऐसा अवसर मिलेगा। तो दोनों तरह से विदेश में रहते हुए भारत में के लोगों को विदेश में जाने पर हिंदी के माध्यम से मिलने वाला जो प्रचार सुख है, जैसे जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उनमें कई बच्चे ये बताते थे कि वो इसलिए हिंदी सीख रहे हैं क्योंकि वो भविष्य में टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं, क्योंकि भारत का एक बड़ा पर्यटन बाज़ार है। वहाँ से जो लोग आते हैं उनको वहाँ पर स्थानीय गाइड के तौर पर ले जाते हैं। इसी तरह से जब लोग भारत आते हैं और उनको अगर हिंदी आती है तो वो भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी दिशाओं में जा सकते हैं और लोगों से वहाँ की विशेषता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के व्यवसाय हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक ही बताया। अब मैं पूछना चाहता हूँ यूएनओ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में यदि देखा जाए तो उस पर आप क्या सोचते हैं कि यूएनओ में और भारत सरकार इस विषय में क्या विशेष कर रही है कि हम यूएनओ की एक आधिकारिक भाषा बन सकें? सर बताइए प्लीज़। जी। मैं 2018 में हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में, पोर्ट लुई में, तो वहाँ मौजूद था और हमारी विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी उस कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। तो उन्होंने तब भी ये बताया था कि हमारे पास भारत की भाषा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने में कोई औ आर्थिक कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम उतना व्यय कर सकते हैं। भारत एक संपन्न देश है उस रूप में। कठिनाई एक होती है कि उतने देशों का समर्थन मिलना जो हमारे लिए वोट करेंगे कि हम हिंदी को भी एक आधिकारिक भाषा बनाएँ। उसके लिए एक औपचारिकता होती है जो तमाम देशों के वोटिंग के बाद पूर्ण होती है। तो वो कार्य चल रहा होगा, भारत सरकार कर रही होगी, ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि हर सत्र के बाद जब ये नया विश्व हिंदी सम्मेलन होता है तो उसका मूल्यांकन भी उसमें किया जाता है कि भई हमने पिछली बार जो प्रस्ताव पारित किए थे उसमें हम कहाँ पहुँचे और कहाँ कमी रह गई। तो हो सकता है इस बार जब हम लोग 15 से 17 फरवरी फिजी में मिल रहे हैं, वहाँ इस पर दोबारा से चर्चा हो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी का बुलेटिन रेडियो बुलेटिन की तरह वहाँ से आ रहा है और यूएनओ के अलावा यूनेस्को और तमाम जो बड़े संस्थान हैं, वहाँ भी हिंदी का कुछ न कुछ कार्य हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी बड़ी संस्थाएँ हैं, वो हिंदी को लेकर कुछ न कुछ काम कर रही हैं। तो हिंदी के विभिन्न जो बड़े मंच हैं, उन बड़े मंचों पर उसकी उपस्थिति है, वो अलग-अलग रूप में है, क्योंकि कहीं पर वो आधिकारिक भाषा के तौर पर होगी, तो उसकी मान्यता अलग होगी। लेकिन अगर वो आधिकारिक भाषा नहीं भी है, तो भारतीयों के बीच संपर्क भाषा के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के बीच में, भारत में रहते हुए भी संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का विकास इस रूप में हो रहा है कि एक दिन यूएनओ तक पहुँचने का रास्ता तय हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सर, प्रगति हिंदी का विकास लगातार बढ़ता ही रहेगा। मेरा जानना आपसे इस विषय में भी है कि हिंदी के सामने वो कौन-सी समस्याएँ आ रही हैं जो उसे विश्व भाषा बनने से रोकती हैं? हम उनमें क्या सुधार कर सकते हैं और विश्व को किस प्रकार अपनी भाषा के लिए आकर्षित कर सकते हैं? अ, तो ये कि विश्व भाषा बनने या किसी भी देश की भाषा को दूसरे देशों या तमाम देशों तक पहुँचने के लिए पहले अपने देश में उसकी स्वीकार्यता और उसकी जो जहाँ-जहाँ उसकी आवश्यकता है, वहाँ वो लागू करना होगा। पहली बात तो ये कि क्या हम भारत में आज के दिन तमाम तरह के शिक्षण अनुशासन में भाषा को ला पा रहे हैं? कोशिश चल रही है। जैसे अभी चिकित्सा शिक्षा में या फिर हमारे जो जी। तकनीकी शिक्षा है, वहाँ पर हिंदी कहीं-कहीं आ रही है, ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी हम रोजगार माध्यम में हिंदी को नहीं ला पाए, शिक्षण माध्यम के तमाम विषयों में हिंदी को नहीं ला पाए। अभी हमारे पास तकनीकी हिस्से में हिंदी के लिए बहुत सारा काम बाकी है। हम विधि में, प्रबंधन में, तमाम जो हमारे शिक्षण के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे उसमें कहें समाज विज्ञान है, मूल विज्ञान है, उनके पाठ्यक्रमों को हिंदी में जिस रूप में विकसित कर सकते थे, अभी नहीं कर पाए और तकनीकी हिस्से में अभी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो पहले तो हमको इस कमजोरी को जीतना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी थोड़ी बहुत चर्चा राजभाषा के तौर पर हिंदी को लागू करने की होती है, चाहे वो सरकारी कार्यालयों में है, चाहे वो देश-विदेश के अन्य क्षेत्रों में है, उन सब जगहों पर हम हिंदी को कैसे ला पाएँ और कैसे लागू कर पाएँगे, वो एक बड़ी चुनौती है। अंतिम बात ये कि ये जो हमारे विदेशों में कार्यालय हैं, चाहे हमारे दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, कॉन्सुलेट हैं, हमारी जो भारत की प्रतिनिधि संस्थाएँ हैं विदेशों में, वो अभी तक हिंदी में काम नहीं कर पा रही हैं, वो विदेशी भाषा के
और एक तरह से जो अंग्रेजी है उसी को अपना माध्यम भाषा बनाते हैं वहाँ पर। अधिकांश देशों में मैं समझता हूँ, शायद अधिकांश कहना भी क्या कि अधिकतर जो सारे ही देश हैं, विदेश मंत्रालय के जो की भाषा में अधिकांश अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा होता है। तो इसलिए जो कठिनाई है वो यहाँ पर है कि हमारा जो प्रतिनिधि है विदेश में, क्या वो हमारी भाषा में बात कर पा रहा है कि नहीं? जैसे हमारे अगर कुछ प्रधानमंत्री जी या अन्य मंत्रीगण विदेशों में जाते हैं, भाषण देकर आ सकते हैं, लेकिन हमारा सारा कार्यक्रम अगर उसमें नहीं हो रहा है और हमारी जो सूचना है, हमारी जानकारियाँ हैं, अगर भारतीय भाषाओं में होंगी, तब जाके उनकी व्यापकता वहाँ तक पहुँचेगी। तो कठिनाइयाँ इस रूप में हैं। बिल्कुल सर, आप हिंदी के विकास के लिए प्रयास करेंगे। वैश्विक स्तर पर एक पुस्तक बड़ी चर्चा में रही थी, रेत समाधि गीतांजलि श्री की। सर, उसके विषय में आप खुद साहित्यकार हैं, लेखक रहे हैं। टॉम्ब ऑफ सेंट करके उसका अनुवाद हुआ, तो वो किस तरीके से आप उसको देखते हैं कि हिंदी के प्रसार प्रचार में वो कितनी सहायक है? इस प्रकार के अनुवाद और बड़े स्तर पे किए जाने चाहिए। अ, हिंदी के पहुँचने की अगर स्थिति देखें, तो आप जैसे देखिए रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, चीन है, जो भी बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, उन सब में अनुवाद के कार्य हो रहे हैं सालों-साल से। मतलब अकेले अगर फ्रांस को देखें, जर्मनी को देखें, संस्कृत और हिंदी के अनुवाद का वहाँ बड़ा काम है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा को देखा, वहाँ बड़ा काम है। जो हमारे पुराने देश हैं, पूरा प्रवासी देश जिनको हम कहते हैं, मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, गयाना है, ट्रिनिडाड है, वहाँ पर हिंदी में पर्याप्त लेखन हो रहा है। तो अनुवाद और लेखन दोनों चल रहा है साथ-साथ। मैं चीन में था बीच में, तो मुझे ये ध्यान है, चीन में लगभग 300 से अधिक हिंदी की पुस्तकों का अनुवाद हुआ, जो पाठ्यक्रम के रूप में थी, जो साहित्य के विभिन्न विधाओं की पुस्तकें थी, जो वहाँ पर भाषा विज्ञान या भाषा संबंधी या अनुवाद संबंधी पुस्तकें थी। बल्कि हम लोगों ने शब्दकोश पर काम किया, तो इस तरह के शब्दकोश भी बनाए, जो चीनी हिंदी में थे सीधे-सीधे, या एक दूसरे तरह के भी बनाए, जो अंग्रेजी, चीनी, हिंदी तीनों भाषाओं में हैं। तो ये सब काम चल रहा है। हाँ, गीतांजलि श्री का जो ज़िक्र आपने विशेष किया, जब एक बड़ा पुरस्कार मिलता है तो उसकी चर्चा होती है, भले ही वो अनुवाद के माध्यम से हुई हो बुकर में। लेकिन इससे पहले भी गोल्डन ब्रेथ बड़ा पुरस्कार गे को मिला था, और अनेक हमारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो हिंदी रचनाकारों को मिलते रहे हैं। हाँ, इसमें चूँकि सोशल मीडिया में एक पुरस्कार कोई आता है तो उसकी चर्चा उस रूप में होती है, लेकिन हिंदी साहित्यकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बड़े पुरस्कार अभी तक मिलते भी रहे हैं। सर, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का विकास इसी तरह लगातार बढ़ता रहेगा, और आपको विशेष बधाई कि आप हिंदी के 12वें सम्मेलन में फिजी जा रहे हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए, आगे भी अनेक विषयों पर बात होती रहेगी। धन्यवाद।